सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पीसीज के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज, या इसको कहते हैं हम एंडेमिज्म। एंडेमिक स्पीसीज किसको कहा जाता है? स्पीसीज विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। पूरे अर्थ के ऊपर वो स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हो, उनको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, और इस फिनोमिना को एंडेमिज्म कहा जाता है। मीन्स ऐसी स्पीसीज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नैरो हो, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड ना हो। ध्यान रखें, ब्रॉड नहीं होना चाहिए, मीन्स हर जगह फैली हुई नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हो, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं टाइगर। क्या टाइगर एंडेमिक है? टाइगर इंडिया में मिलते हैं, इंडिया के अलावा टाइगर रशिया में मिलते हैं, तो इसलिए टाइगर एंडेमिक नहीं हो सकते, क्योंकि टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड है, वो इंडिया, रशिया और इंडोनेशिया, थाईलैंड इधर भी मिलते हैं। यदि मैं बात करूं लायन कि क्या लायन एंडेमिक हो सकते हैं? लायन इंडिया में मिलते हैं, एशिया में एशियाटिक लायन, लायन अफ्रीका में भी मिलते हैं, अफ्रीकन लायन, तो ये एंडेमिक नहीं है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड है। देखिए, एंडेमिक स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिले, मैंने पूछा कहा आपसे टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो किसी ने कहा कि रशिया, किसी ने कहा इंडिया। मैंने कहा लायन कहाँ मिलते हैं, किसी ने कहा कि अफ्रीका, किसी ने कहा इंडिया। लेकिन जब मैं कहता हूं कि कंगारू, तो आप एक साथ सभी मिलकर बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस पूरे एंटायर अर्थ के ऊपर और कहीं नहीं मिलते। कंगारूज का डिस्ट्रीब्यूशन नैरो है, ब्रॉड नहीं, इसलिए कंगारू बन जाते हैं एंडेमिक स्पीसीज। सो कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए कंगारू का काफी इंपॉर्टेंस है। ऑस्ट्रेलियन टीम को भी आप जानते हैं कंगारूज कहते हैं। कंगारू केवल वहीं पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं कंगारू। सो कंगारू एंडेमिक स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया के लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेटासिकोया। मेटासिकोया, पहले बता दूं मैं आपको कि मेटासिकोया एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है। ये लिविंग फॉसिल भी कहलाता है, बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं, जिम्नोस्पर्म है। और ये ट्रीज मेटासिकोया केवल और केवल वैली ऑफ चाइना में मिलते हैं। आप में से कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, मेटासिकोया की बात कर रहा हूं मैं, सिकोया की बात नहीं कर रहा हूं। सिकोया जो सबसे लार्जेस्ट ट्री है, सबसे ऊंचा पेड़ होता है, जिसे फादर ऑफ फॉरेस्ट और रेडवुड ट्री भी कहते हैं, वो तो कैलिफोर्निया में मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेटासिकोया। मेटासिकोया केवल और केवल पूरे अर्थ पर वैली ऑफ चाइना में मिलते हैं, चाइना के अंदर ये मिलते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलते, इसलिए ये एंडेमिक का एग्जाम्पल बन जाते हैं। उसके बाद में जाइंट पैंडा, बड़े साइज का पैंडा, कुंग-फू पैंडा वाला पैंडा, तो बड़े साइज वाला जो जायंट पैंडा जिसे कहते हैं, वो भी एंडेमिक स्पीसीज है चाइना में। चाइना के अलावा पैंडा, जायंट पैंडा और कहीं नहीं मिलते हैं। यदि आप कह रहे हैं नहीं सर हमने कोरिया में देखा है, हमने अमेरिका के जूलॉजिकल पार्क में देखा है, अमेरिका के अंदर हो या कोरिया के अंदर हो, यदि वहां पर पैंडा है तो वो पैंडा चाइना ने गिफ्ट किया होगा। पैंडा चाइना के अलावा और कहीं नहीं मिलते। सो जायंट पैंडा, चाइना जब किसी से फ्रेंडशिप बढ़ाता है तो गिफ्ट की फॉर्म में पैंडा ही देता है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप के लिए। उसके बाद में कीवी, कीवी का नाम आता है। कीवी बर्ड कहाँ मिलते हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अलावा ये बर्ड और कहीं मिलती ही नहीं है, कीवीज। इवन न्यूजीलैंड टीम को बोलते हैं कीवीज। तो कीवी बर्ड न्यूजीलैंड के अंदर बन जाती है एंडेमिक स्पीसीज। आई थिंक इन 4 एग्जाम्पल से आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि एंडेमिक का कॉन्सेप्ट या एंडेमिज्म का क्या है। ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड ना हो, नैरो हो, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिज्म कहते हैं। देखिए, एंडेमिक स्पीसीज में अदर इंफॉर्मेशन है। अदर में एक तो चीज मानेंगे आप, मोर चांस ऑफ एक्सटिंक्शन, बिल्कुल सही बात है, गायब होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है इन स्पीसीज की। जरा सोचिए, मैं यदि आपसे कहूं कि टाइगर के अंदर कोई वायरल प्रॉब्लम हो गई है इंडिया के अंदर और सारे के सारे टाइगर इंडिया में मारे गए,
इंडिया के अंदर सारे के सारे टोटल टाइगर खत्म हो गए, तो क्या न्यूज आएगी? टाइगर दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के अलावा टाइगर अभी रशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में है, वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन यदि ये हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट कंगारूज के अंदर कोई वायरल प्रॉब्लम हो जाए और पूरे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू कंप्लीटली वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या पेपर के अंदर ये न्यूज आएगी कि कंगारूज दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ? क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं और मिलते ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से गायब होने का मतलब पूरे अर्थ से गायब होना है। जिन स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो होता है या जो एंडेमिक होती हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं एक्सटिंक्शन के, उनके गायब होने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका तो एक दूसरा एग्जांपल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग। इंडिया में मध्य प्रदेश के जंगलों में कभी चीते मिला करते थे। चीते फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, चीते मिलते थे। हंटिंग की, जंगल को काटा, हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया, चीते गायब हो गए। चीते गायब हुए तो इसका मतलब ये नहीं अर्थ से गायब हो गए हैं, चीते अभी हैं, बस दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। क्योंकि चीते एंडेमिक नहीं थे इंडिया के अलावा, वो अफ्रीका में, नामीबिया में, केनिया में मिलते हैं, ईरान में मिलते हैं, इसलिए वहां पर अभी भी प्रेजेंट है। बल्कि इंडिया की बात चल रही है कि हम नामीबिया से कुछ चीते लाकर मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में छोड़ने की सोच रहे हैं। चलिए, जब तक बात बनेगी मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। और देखिए, एक और पॉइंट है, तो याद रखिए जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं उनके एक्सटिंक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ये क्वेश्चन है, एंडेमिक स्पीसीज के बनने के पीछे वजह क्या है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया में क्यों है, कीवी न्यूजीलैंड में क्यों है, मेटासिकोया चाइना में क्यों है? तो इसके पीछे वजह जानने की कोशिश की है। आपके मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन भी दिया है कि अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, तो देखिए समझे क्या है। एंडेमिक स्पीसीज के बनने के पीछे मैं यदि डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं, वो है कॉन्टिनेंटल सेपरेशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। कॉन्टिनेंटल सेपरेशन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग माना जाता है एंडेमिक स्पीसीज के बनने की वजह। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग और कॉन्टिनेंटल सेपरेशन किसे कहते हैं, थोड़ा मैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट इन शॉर्ट समझा देता हूं आपको। ऐसे तो एवोल्यूशन में पढ़ते हैं आप। देखिए, जो अर्थ, जो आप पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप देखते हैं, सपोज करिए वर्ल्ड मैप है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यही तो है कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 लैंड पार्ट, जिन्हें हम 7 कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स या 7 लैंड पार्ट। इन लैंड पार्ट के बीच में क्या भरा हुआ है? पानी, जिन्हें ओशियंस कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में क्या है? अटलांटिक ओशियन। उधर की साइड में पैसिफिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन। तो ऐसा मानते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कि पहले ये सब लैंड पार्ट एक साथ जुड़ा हुआ था, एक साथ जुड़ा हुआ था, एक ही लैंड पार्ट था, एक लैंड पार्ट, एक लैंड मास था जिसे पेंजिया कहते थे। तो सपोज करिए पूरा एक लैंड पार्ट था पेंजिया, उसके चारों ओर पानी था जिसे टेथिस सी बोलते थे, टेथिस सी। अचानक कुछ उथल पुथल हुई और ये लैंड पार्ट 7 टुकड़ों में टूटा। ये टुकड़ा टूटा, ये खिसक कर नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। तो पेंजिया में क्रैक्स पड़ने के बाद में जो खिसके हैं, ये जो सेपरेट हुए हैं, जो ड्रिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए हैं, इसी को कॉन्टिनेंटल सेपरेशन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। जब खिसके बीच में गैप बना तो गैप में पानी भर गया, बन गए ओशियंस। तो ऐसा मानते हैं कि जब ये लैंड पार्ट्स हुए तो कहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, वो सरवाइव कर गए, कहीं पर कम। इस चीज को प्रूव भी किया जा चुका है कि कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ था, क्योंकि सभी के सभी यदि आप इन लैंड पार्ट को जोड़ें तो जिगसा पजल की तरह फिट हो जाते हैं। मतलब आप देखिए फिट कर सकते हैं, तो इंडिया इधर मेडागास्कर की साइड में फिट हो जाएगा, तो जिगसा पजल की तरह फिट वही हो सकता है जो एक जगह से टूटा हो। तो कॉज अकरेंस जो है वो क्या वजह है? कॉन्टिनेंटल सेपरेशन एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग।
चलिए एंडेमिक स्पीसीज के बाद में बात करते हैं दूसरा टर्म कीस्टोन स्पीसीज। की मतलब मेन रोल, ऐसी स्पीसीज जिनका इकोसिस्टम में या नेचर में बड़ा ही खास या मेन रोल हो, उन्हें कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। सबसे पहले कीस्टोन की हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए कीस्टोन स्पीसीज वही स्पीसीज होगी जो या तो नंबर में कम हो, लो नंबर, या वो बायोमास में कम हो। याद रखिए डेफिनेशन में यदि ऑप्शन के अंदर कीस्टोन में नंबर हाई दिया हो या बायोमास हाई दिया हो, वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। कीस्टोन स्पीसीज के लिए पहली फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट स्पीसीज could be low in number और low in biomass। या तो वो नंबर में कम मिलते होंगे, गिनती के होंगे, या वो बायोमास में कम होंगे। और उस स्पीसीज का इंपैक्ट, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी, कम्युनिटीज के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली दैट स्पीसीज ऑन द कम्युनिटी डिसाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी। वो जो स्मॉल नंबर में, स्मॉल बायोमास में, छोटे कम बायोमास में स्पीसीज है, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाती है कम्युनिटी के ऊपर कि वो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है और कम्युनिटी का फंक्शन डिसाइड करती है। यदि उस स्पीसीज को कुछ हो जाए, डिस्ट्रॉय कर दें आप, उसे एक्सटिंक्ट कर दें, तो उस इकोसिस्टम या उस कम्युनिटी का कोलैप्स होना या बर्बाद हो जाना कंफर्म है, क्योंकि दैट स्पीसीज डिसाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट इकोसिस्टम और कम्युनिटी। चलिए इस बात को कीस्टोन की डेफिनेशन याद रखनी है। अब एग्जाम्पल से आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला, लायन इन फॉरेस्ट। जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर लायन कीस्टोन है। चलिए पहली कंडीशन हम देखते हैं। लायन क्या गिनती के होते हैं? नंबर में ज्यादा होते हैं, कम? नंबर में कम होते हैं। कीस्टोन के लिए नंबर में कम होना जरूरी है। लायन, आप गिर नेशनल पार्क में चले जाओ, लायन गिनती के हैं। अब लायन को कीस्टोन क्यों कहा? कि क्या लायन पूरे फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखता है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन करके रखता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए लायन है, लायन को जंगल से आप हटा कर देखो, लायन को हटा दिया तो लायन खाता था वहां पर किसको? बफेलो को। अब बफेलो को जब खाता था तो बफेलो को डर रहता था कि लायन हमें खाएगा, इसलिए बफेलो ना तो फ्रीली फीड कर पाते थे और ना ही फ्रीली ब्रीड कर पाते थे, जिसकी वजह से वो जंगल को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे और ना ही इतना नंबर बढ़ा पाते थे। लेकिन जब से लायन हटा है, तब से इन्होंने, बफेलो या हर्बीवोर्स एनिमल ने आतंक मचा रखा है। दे आर फीडिंग फ्रीली एंड दे आर ब्रीडिंग फ्रीली। इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि चारों ओर जंगल को खाते फिर रहे हैं, और एक टाइम के बाद में मैं गारंटी लेता हूं कि वो बफेलो या हर्बीवोर्स एनिमल पूरे जंगल को खाकर बैठ जाएंगे। जंगल खत्म हो जाएगा, फूड की उनके लिए खुद शॉर्टेज हो जाएगी, खुद मारे जाएंगे। कुल मिला के लायन के हटने पर हर्बीवोर्स ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया, कोलैप्स कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसलिए तो जंगल इसलिए बने हुए हैं कि जंगल को मेंटेन करने वाली कीस्टोन स्पीसीज लायन है। लायन की वजह से जंगल है, समझिए आप। इनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझेंगे खास बात, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। प्रोजेक्ट टाइगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई टाइगर को बचाएंगे, लायन को बचाएंगे। इन बिग कैट्स के मारने पर कितने जो है टफ, जो है कठोर, जो है कानून बना रखे हैं कि यदि कोई टाइगर को या लायन को मारेगा तो हम जेल में डाल देंगे लंबे टाइम के लिए। बहुत इलीगल जो है माना जाता है, पनिशेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि जानते हैं लोग कि जंगल में, यदि जंगल को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो आप ऐसी स्पीसीज को बचाओ जो सबको बचा लेगी। टाइगर और लायन कीस्टोन स्पीसीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइगर और लायन को बचाकर इनडायरेक्टली फॉरेस्ट को ही बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं, ऑफिसर्स एनसीईआरटी पढ़कर गए हैं, वो जानते हैं कि लायन और टाइगर कीस्टोन स्पीसीज हैं और कीस्टोन स्पीसीज स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। तो याद रखें, लायन इन फॉरेस्ट। कंगारू रैट इन डेजर्ट। देखिए डेजर्ट के अंदर जो कंगारू रैट है वो कीस्टोन है,
स्पीसीज कैसे, कंगारू रैट छोटे साइज का होता है, स्मॉल साइज का, तो बायोमास क्या हुआ, लो। चलिए पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। अब बात करते हैं कि कंगारू रैट डेजर्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कैसे मेंटेन करता है। देखिए डेजर्ट के अंदर हर साल विंड के थ्रू इतने सीड्स आते हैं कि यदि वो आकर गिरकर वहां पर टिक जाएं तो उनके अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि वो डेजर्ट के अंदर हल्की फुल्की ग्रास पैदा कर सकते हैं। यदि ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो गया डेजर्ट धीरे धीरे और फिर जंगल में, तो डेजर्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कुल मिला के ये कंगारू रैट डेजर्ट में घूमते हुए सीड को खाता है और उन्हीं सीड को किसी को भी डेजर्ट में जर्मिनेट नहीं होने देता, सिर्फ डेजर्ट बना रहता है। कंगारू रैट डेजर्ट को डेजर्ट बने रहने देता है। अब आप कहेंगे तो गलत है, इसको निकाल कर फेंको, क्योंकि आप डेजर्ट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्रासलैंड में। इकोलॉजी के यदि व्यू से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इकोलॉजी के, तो जरा सोचिए, मैं आपके पास 4 इकोसिस्टम बता रहा हूं, 4 इकोसिस्टम, उसमें रहने वाले एनिमल्स। आपके पास ग्रासलैंड है, आपके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, आपके पास लेक इकोसिस्टम है और आपके पास डेजर्ट इकोसिस्टम है। आप ये कर रहे हैं कि डेजर्ट इकोसिस्टम खत्म होकर ग्रासलैंड में आ जाए तो कितने रह जाएंगे, 3। भाई 4 इकोसिस्टम, चारों में रहने वाले अलग अलग तरह के एनिमल्स, तो डाइवर्सिटी आपके पास ज्यादा है। यदि आप डेजर्ट को ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरीके से इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी लॉस माना जाता है। जो एनिमल्स, जो फोना एंड फ्लोरा डेजर्ट में अडेप्ट कर चुका है, एडेप्टेशन कर चुका और डेजर्ट में रह रहा है, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ग्रासलैंड में रह लेगा। यदि डेजर्ट ग्रासलैंड में कन्वर्ट हुए तो वो पूरे के पूरे एनिमल्स, डेजर्टी एनिमल्स और प्लांट्स सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसे डेजर्ट का डेजर्ट बने रहना जरूरी है। हम ये भी नहीं कह रहे कि ग्रासलैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, डेजर्ट का डेजर्ट बने रहना जरूरी है और इसको मेंटेन करके रखता है कंगारू रैट, क्योंकि जो सीड आते हैं, सीड्स जो आते हैं विंड के थ्रू, उनको ये खाता रहता है। तो आपको नहीं लगता इस छोटे से एनिमल को डेजर्ट में रहने वाले जो अदर एनिमल्स होते होंगे वो कहते होंगे कि साइज में तो आप छोटे हो लेकिन हमारे डेजर्ट के लिए तो आप हीरो हो। तो एक छोटा सा एनिमल हीरो की तरह काम करता है क्योंकि ये की स्टोन स्पीसीज है, ये डेजर्ट की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। थर्ड, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आपके मॉड्यूल में केवल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया है, हमने उसे थोड़ा सही इलेबोरेट किया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। चलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में फिग ट्री कैसे की स्टोन है इसको समझे। पहले मैं बता दूं आपको कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। मतलब उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया में जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है और ये फॉरेस्ट अपनी लीफ शेड करते हैं समर सीजन में। अब जरा इमेजिन करिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें ढेर सारे हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स पर फीड करने वाले कार्निवोर्स हैं। अब क्या हुआ कि गर्मी का सीजन आया, समर सीजन, सारे पेड़ों ने मिलकर, जो ट्रीज हैं सब ने एक साथ डिफोलिएशन कर दिया, लीफ गिरा दी, गिराते हैं वो, तो वहां पर रहने हर वाले हर्बीवोर्स को टेंशन नहीं हो जाएगी कि भाई एक साथ लीफ क्यों गिरा रहे हो, फूड कहां से आएगा हमारा, तो वो तो भूखे मर जाएंगे। हर्बीवोर्स भूखे मर गए तो कार्निवोर्स भी भूखे मर जाएंगे। कुल मिला के एक ही सीजन में जैसे डिफोलिएशन होगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? इन मध्य प्रदेश के जंगलों में, जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया है वहां पर जंगलों में फिग ट्री बीच बीच में ग्रो करते रहते हैं। तो नंबर में क्या है फिग ट्री? कम। कमाल की बात है, जिस टाइम समर सीजन में पूरा एंटायर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट डिफोलिएटेड रहता है, उसी टाइम पर फिग ट्री पर सबसे ज्यादा बम्पर भयंकर लीव्स आती है, सबसे ज्यादा लीव्स आती है। इसको देखकर आपको खुद लगेगा कि पूरे के पूरे जंगल में सब जो है डिफोलिएटेड होकर बैठे हैं, ये कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। उस टाइम पर लीव भरी हुई है, फ्रूट्स आ जाते हैं, सीड्स हैं, फ्लावर, ये सब आ जाते हैं। तो जरा सोचिए फिग ट्री उस फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहता है कि भाई एक दो महीने की बात है, कंडीशन अनफेवरेबल है, फूड के लिए मुझ पर डिपेंड हो जाओ। जिसको फ्रूट्स खाना है फ्रूट खाओ, जिसको फ्लावर, सीड, लीव्स खानी है। तो इस तरीके से जंगल के अंदर रहने वाले हर्बीवोर्स
कुछ समय के लिए फिग ट्री पर फीड कर लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। तो फिग ट्री नंबर में कम है, लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को मेंटेन किए हुए है। दैट्स वाई फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बन जाता है कीस्टोन स्पीसीज। देखिए, चाहे लायन इन फॉरेस्ट हो, कंगारू रैट इन डेजर्ट हो, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ये सब ऐसी स्पीसीज है। आपको नहीं लगता कि भाई आप पूरे जंगल को बचाने की बजाय बस इनको बचा लो? अब जरा सोचो, जंगल है, मुझे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, मैं जंगल काटूं, हर्बिवोर्स को मारूं, छोड़ो लायन को मार दो, लायन को मार दो, सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी स्पीसीज को अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। लायन एंड टाइगर दे आर अम्ब्रेला स्पीसीज, क्योंकि इनकी छत्र छाया में, इनके अम्ब्रेला छत्र छाया में और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज सरवाइव कर पाती हैं, इसलिए इनको अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। यदि ये गए तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो कीस्टोन स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला स्पीसीज। सो लायन, टाइगर, कंगारू रैट एंड फिग ट्री, दे आर ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, देखिए यहां पर इसमें एक स्पीसीज है, उसको किसी बायोटिक लिविंग से कुछ लेना देना है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं ले सकती, बीच में किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब इस स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज, इस स्पीसीज को सेम स्पीसीज के साथ, अपनी स्पीसीज के साथ पॉलिनेशन के लिए हो सकता है कनेक्ट करने वाली ये एक्स नाम की स्पीसीज है। यदि ये नहीं है तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए इनको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जो किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में वाइटल एक्टिविटी को पूरा कराने में रोल प्ले करती हो, उनको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, CL स्पीसीज कहते हैं। चाहे वो स्पीसीज का किसी दूसरे जो है सेम स्पीसीज के मेंबर के साथ इंटरेक्शन हो, बायोटिक के साथ, या स्पीसीज का अबायोटिक के साथ हो सकता है कोई प्लांट हो, वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब ना कर पाता हो, लेकिन ये स्पीसीज वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर देती हो। तो लिविंग के बीच में इंटरेक्शन मेंटेन कराना, या लिविंग का अबायोटिक के साथ में ऐसी स्पीसीज जो वाइटल एक्टिविटीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उन्हें क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहते हैं। इनको एग्जांपल से और अच्छे से समझेगा। माइकोराइजा फंजाई, माइकोराइजा फंजाई पाइनस की रूट्स में होता है। बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि पाइनस की रूट्स पर रूट हेयर नहीं होते, पाइनस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जरा सोचिए, पाइनस जो है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो पाइनस क्या हुआ? स्पीसीज लिविंग, ये वाटर मिनरल क्या हो? अबायोटिक। सो लिविंग को अबायोटिक के साथ कनेक्ट करने का काम इसकी रूट्स के चारों ओर आ जाता है माइकोराइजा फंजाई, और ये माइकोराइजा फंजाई मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके पाइनस को ये दे देता है। तो पाइनस के लिए ये माइकोराइजा बन जाता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज बन जाता है पाइनस के लिए। तो पाइनस की वाइटल एक्टिविटी को पूरा करा रहा है। यदि माइकोराइजा ना आए तो पाइनस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बता दें आपको, आपके एनसीईआरटी 11th वाली एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, अ सीड ऑफ पाइनस कांट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन। तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज ही है, ध्यान रखें आप। दूसरा, देखिए प्लांट है, सेम स्पीसीज के मेंबर है, किसान ने क्रॉप लगाई और उसकी उस क्रॉप में पोलिनेशन होना है, ध्यान रखें। फर्टिलाइजर दिए, पेस्टिसाइड डाले, पानी दिया, फसल बहुत अच्छी लग रही है, रूट बहुत अच्छी है, लीव्स बहुत अच्छी बनी है, फ्लावर भी नंबर में बहुत ज्यादा है, क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। किसान सोचे बैठा है कि प्रोडक्शन बहुत बढ़िया आएगा। जरा बताइए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ये जो पोलिनेटर है, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कराएगा, ये आने से मना कर दे तो प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, एक सीड नहीं मिलने वाला। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट एम्ब्रियो सीड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लिविंग के बीच में ये जो पॉलिनेटर है, ये वाइटल एक्टिविटी को पूरा करा रहा है, इसलिए ये बन जाता है, पॉलिनेटर्स बन जाते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज।
ये हनी बी, डिफरेंट टाइप के जो पॉलिनेटर्स हैं, सब ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज हैं। यदि ये छुट्टी पर चले जाएं तो प्लांट्स की छुट्टी हो जाएगी, जो बायोटिक एजेंट पर डिपेंड करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने अपने खुद से लिया है, इसको और समझें। एक फूड चेन है, सन से लाइट आई, CO2 यूज किया प्लांट ने, मिनरल्स लिए, वाटर लिया, फूड बनाया। इसको किसने खाया? रैबिट ने खाया, और रैबिट को खाया किसने? लायन ने। अब हमने इसको ये कहा यहाँ पर कि भाई लायन से बात की कि देखिए लायन साहब, आप रैबिट को खाते हैं और रैबिट घास को खाता है। आप ऐसा करिए, किसी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम है, रैबिट अवेलेबल नहीं है, अब सीधे घास खा लें। क्या लायन या टाइगर, कार्निवोर्स जो एनिमल है, क्या वो ग्रास खा सकता है? वो कहेगा नहीं, सेलुलोज नहीं खा सकता मैं। आप उसे समझाएंगे कि आप जिसको खाते हैं वो भी तो वो ग्रास को ही खाता है, आप डायरेक्ट ग्रास खा लो। भाई वो सेलुलोज नहीं खा पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कितना भी अच्छा ग्रासलैंड में क्यों ना रख दो आप लायन और टाइगर को, लायन और टाइगर मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्निवोर्स सी और प्रोड्यूसर प्लांट के बीच में जो हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स ये काम करते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की फॉर्म में। कार्निवोर्स के लिए हर्बीवोर्स ग्रास को खाकर एक सुटेबल फूड, जिसे आप फ्लैश कहते हैं, वो तैयार करते हैं। तो इसलिए जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो कार्निवोर्स एंड प्रोड्यूसर के बीच में क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की तरह काम करते हैं। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। भाई रैबिट किसको खा रहा है? ग्रास को खा रहा है। और ग्रास ने फूड कैसे बनाया? CO2 का यूज किया, मिनरल का यूज किया, वाटर का यूज किया, लाइट का। हमने रैबिट को कहा कि ऐसा करो, खुले में बैठ जाओ, ओपन एरिया में जहां लाइट मिले, पानी भी ले लो, मिनरल्स भी ले लेना और फूड बना लो। या मैं आपसे कहूं कि आप जो खाते हो, दाल खाते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हो, डायरेक्ट सनलाइट ले लो, डायरेक्ट मिनरल्स ले लो, मिनरल्स आपको मिल जाएंगे पैकेट्स में, बकेट में पानी मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस कर लो। आप नहीं कर पाएंगे। जबकि आपका फूड, बता दूं मैं आपको, प्लेट्स में जो है वो CO2, वाटर, सनलाइट का ही कॉम्बिनेशन है। तो आप कह सकते हैं ये इस तरीके से कि रैबिट का इस अबायोटिक के साथ जो रिलेशन है, इसमें ये जो है ये बन जाता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। मतलब प्लांट्स जो है प्लांट्स प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स एंड अबायोटिक फैक्टर के बीच में किसकी तरह काम करते हैं? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की तरह काम करते हैं। मींस हमें, जैसे मैं हर्बीवोर्स समझिए वेजिटेरियन हूं, तो मुझे अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, लाइट के साथ, वाटर के साथ, CO2 के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? प्लांट्स कर रहे हैं। सो प्लांट्स, हर्बीवोर्स, अबायोटिक के बीच में है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो ये था कुछ सम टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग या रिलेटेड टू स्पीसीज। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पीसीज, और स्पीसीज की डेफिनेशन के बाद में अब इकोलॉजिकल हायरार्की में पॉपुलेशन के बाद में हम मूव करते हैं कम्युनिटी की ओर। तो कम्युनिटी की ओर चलते हैं। कम्युनिटी कहते किसे हैं? देखिए, कम्युनिटी जो है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्लांट स्पीसीज, एनिमल्स स्पीसीज एंड माइक्रोबियल स्पीसीज, जो मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इसको ही हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के अंदर टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी नॉन लिविंग कम्युनिटी का हिस्सा या पार्ट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी, इसके अंदर सभी प्लांट आ जाएंगे, प्लांट जैसे इसके अंदर हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स, ट्रीज आ जाएंगे। एनिमल कम्युनिटी, इसके अंदर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब आ जाएंगे। माइक्रोबियल कम्युनिटी, बैक्टीरिया, फंजाई।
तो आपको नहीं लगता कि प्लांट कम्युनिटी एनिमल के साथ इंटरेक्शन करती है, प्लांट एनिमल माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एनिमल्स प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड है, प्लांट एनिमल्स पर अपने पोलिनेशन के लिए, पोलन ग्रेन ट्रांसफर और सीड डिस्पर्सल के लिए डिपेंड है, प्लांट्स माइक्रोब्स पर अपने लिए न्यूट्रिएंट्स मिनरल के लिए जो है डिपेंड है, माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी पर डिपेंड है। तो टोटल प्लांट्स मिलाकर बनाते हैं प्लांट कम्युनिटी, टोटल एनिमल्स मिलकर बनाते हैं एनिमल कम्युनिटी, टोटल माइक्रोब्स मिलकर बनाते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी, और ये सब मिलकर बनाते हैं बायोटिक कम्युनिटी। देखिए बायोटिक कम्युनिटी के अंदर प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटीज, माइक्रोबियल कम्युनिटी, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। याद रखें, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। सो बायोटिक कम्युनिटी हमेशा डायनेमिक फॉर्म में रहती है, और बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फंक्शनल इंटरेक्शन में, फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल इंटरेक्शन करते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी किससे बनी है? प्लांट कम्युनिटी प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी, इसे कहते हैं हम बायोटिक कम्युनिटी। अब देखिए आपके मॉड्यूल में बड़ा खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में आने वाली जानकारी, मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है उसके बारे में बात की है। कैरेक्टरिस्टिक्स या कहें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने को यहाँ पर समझने हैं। क्या होते हैं कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसमें सबसे पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए किसी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं और माइक्रोबियल स्पीसीज होती हैं। इसी को बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, वहाँ पर कहेंगे आप स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जहाँ पर कम टाइप के, ज़्यादा नहीं है, कुछ गिनती के प्लांट्स हैं, गिनती के एनिमल्स हैं, तो वहाँ कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी लेस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज क्या बनाती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब पॉइंट ये आता है कि किसी एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा, केरल में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जबकि जैसलमेर में स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिसके अंदर पहला है साइज ऑफ एरिया। किसी भी एरिया का जो साइज है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कह सकते हैं। एक छोटे से एरिया है, उस छोटे से एरिया में आप स्पीसीज काउंट करें, आपको 5 स्पीसीज मिल गई। आपने एरिया बढ़ाया तो उसके बाद में 5 और नहीं मिल जाएंगी, 10 स्पीसीज। आपने और एरिया बढ़ाया तो 15 स्पीसीज। आप बताइए, जब आप छोटे एरिया से चलेंगे और एरिया को बढ़ाते हुए जाएंगे तो लगातार स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में या पर्टिकुलर एरिया के बाद में स्पीसीज जो है वो रिपीट होने लगती हैं और स्पीसीज कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा खास समझे आप, ये नहीं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो जाएगा। 5, 10, 15, 20 मतलब एक टाइम के बाद में आप कितना भी एरिया बढ़ाते जाएं स्पीसीज कांस्टेंट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट साइज ऑफ एरिया या बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, दैट कॉन्सेप्ट गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, डिटेल में ग्राफ के साथ पढ़ेंगे। बस अभी तो यहाँ ध्यान रखें, एरिया बढ़ने पर एक समय, एक टाइम तक तो, एक पर्टिकुलर एरिया तक तो स्पीसीज बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में आप कितना भी एरिया इंक्रीज करें स्पीसीज कांस्टेंट हो जाती है। जैसे इंक्रीज फिर कांस्टेंट, ठीक है। साइज ऑफ एरिया। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉइल। वहाँ की सॉइल कैसी है आप जरा खुद देखिए। पंजाब में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, मध्य प्रदेश में उससे कम, और राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर और कम। क्या वजह है? तो आप कहेंगे सर पानी वजह है। चलो वो भी एक फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर में आप समझेंगे, रेनफॉल। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? सॉयल।
सॉयल एक मेन वजह है भाई। सैंडी सॉयल है, पानी को रोकने की क्षमता नहीं है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। जब वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी, तो वहां पर प्रोडक्शन कम रहेगा। सो सॉयल भी डिसाइड करती है वेजिटेशन को, और वेजिटेशन डिसाइड करता है वहां पर रहने वाले एनिमल्स को। जिन एरिया में प्रोडक्शन बढ़िया होता है वहां पर डाइवर्सिटी आपको बेहतर मिलेगी। इसलिए सॉयल यदि अच्छी खासी फर्टाइल है तो डाइवर्सिटी की संभावना है, चांस है कि वहां पर वो ज्यादा होगी। तो सैंडी सॉयल डाइवर्सिटी कम, सिल्ट सॉयल डाइवर्सिटी कम, क्ले सॉयल डाइवर्सिटी कम, लूमी सॉयल डाइवर्सिटी ज्यादा होती है कि लूमी सॉयल हाईली फर्टाइल सॉयल होती है, और पंजाब में ये लूमी सॉयल ही मिलती है। तो पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऑर्डर देख सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी या डाइवर्सिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टाइप्स ऑफ सॉयल। सॉयल डिसाइड करती है। पत्थरों पे, पहाड़ों पर जो है मिट्टी इतनी अच्छी बेहतर नहीं है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसलिए वहाँ पर फर्टिलिटी कम है, तो इसलिए डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन आपको पंजाब में यदि एग्रीकल्चर नहीं है, फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। जैसलमेर में नहीं मिलेगी क्योंकि सैंडी सॉयल है, बालू मिट्टी है, होल्ड नहीं कर पाती वाटर को। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉयल के बाद में टाइप्स ऑफ एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल है। कोशिश की है आपको बेहतर समझाने की, इसको बेहतर समझोगे तो आगे चल के एक चैप्टर ही क्या, एक टॉपिक है पूरा, वन लेक्चर का बायोम्स आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ एरिया में हमने एक तो लैटिट्यूड लिखा है, दूसरा ऑल्टीट्यूड। दोनों ज्योग्राफिकल टर्म है बेटा, यदि ज्योग्राफी में नहीं पढ़ी है तो आप क्लियर कर लें। देखिए, ये है अर्थ के सेंटर से एक लाइन जाती है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। इस इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 20, 40, 60 डिग्री साउथ पोल। इसे आर्कटिक, इसे एंटार्क्टिक कहते हैं। अब देखिए, ये जो इक्वेटर के साइड में पैरेलल लाइंस हैं 20, 40, 60 के बीच में 21, 22, 23 भी है। इन पैरेलल लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं, याद रखें। इमेजिनरी लाइन है, जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं भी कोई इसी लैटिट्यूड पर हूं, आप जहां पर लेक्चर सुन रहे हैं वो भी एक लैटिट्यूड है। तो अर्थ के ऊपर इक्वेटर के पैरेलल जो इमेजिनरी लाइन है उनको लैटिट्यूड कहते हैं। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ तक जाती है। अब लैटिट्यूड का टेम्परेचर के साथ ये लेना देना है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो कंडीशन हार्श हो जाएगी, इसलिए डाइवर्सिटी आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगी जहाँ वार्म इन्वायरमेंट है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, डाइवर्सिटी कम होती जाती है क्योंकि टेम्परेचर लो होता जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं मुझे, लैटिट्यूड एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी के बीच में क्या रिलेशन? हाई लैटिट्यूड, लो स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाई लैटिट्यूड का मतलब तो 90 डिग्री पोलर एरिया ही हो सकता है। लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। याद रखें, लो लैटिट्यूड टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, वार्म होगा, तो वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा, इक्वेटर पर डाइवर्सिटी इसलिए ज्यादा मिलती है। हाई लैटिट्यूड पोलर एरिया, ठंडा एरिया ज्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्रॉपर, तो डाइवर्सिटी कम होगी। तो ये लैटिट्यूड आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं। ये माउंटेन है, पहाड़ बनाया है, और पहाड़ है तो यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है, सी, और यहाँ पर हाइट देखते हैं, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। हो सकता है कुछ लोग यहाँ बसे हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। यहाँ पर तो मुश्किल है क्योंकि ये तो माउंटेन का टॉप हो गया है, मतलब ये माउंट एवरेस्ट हो सकती है। तो हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज नोन एज ऑल्टीट्यूड। इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। जहां पर मैं हूं वहां पर भी मैं किसी ऑल्टीट्यूड पर हूं, सी लेवल से मेरे एरिया की हाइट है। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का अपना ऑल्टीट्यूड है, ऊंचा होगा। यदि आप शिमला में हैं, हिमाचल प्रदेश, तो वहां का ऑल्टीट्यूड अलग है। आप लेह एंड लद्दाख में हैं, वहां का ऑल्टीट्यूड अलग होगा।
और आप यदि तिब्बत में हैं तो वहाँ का तो ऑल्टीट्यूड और भी ज़्यादा होगा, कि तिब्बत को तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो इस तरीके से हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी से ऊपर जो हाइट होती है उसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। तो अब ऊपर जब जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। इसलिए जो डाइवर्सिटी आपको यहाँ नीचे सी लेवल के पास मिलेगी, ऊपर जाने पर वो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। सो हाई ऑल्टीट्यूड डाइवर्सिटी लो। हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब तो माउंटेन के टॉप की बात कर रहा है, लो ऑल्टीट्यूड तो डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा। तो लो ऑल्टीट्यूड डाइवर्सिटी ज्यादा है, ध्यान रखें। सो लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोनों ज्योग्राफी की टर्म है और दोनों बहुत खास हैं। यदि आप इनको समझ गए हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लैटिट्यूड, हाइट फ्रॉम द सी लेवल ऑल्टीट्यूड, किस तरीके से टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, तो बायोम को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जहां पर टेम्परेचर ठीक ठाक है, बारिश बढ़िया होती है, आसाम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, केरला, ऑब्वियसली वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श है, चाहे वो पोलर एरिया हो, चाहे वो एल्पाइन माउंटेन का टॉप हो, चाहे वो डेजर्ट हो, पानी की कमी है, तो डाइवर्सिटी कम होगी। चलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी के बाद में कैरेक्टरिस्टिक फीचर में दूसरे कैरेक्टर पर आते हैं, वह है डोमिनेंस। डोमिनेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ a स्पीसीज प्रेजेंट इन कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म का नंबर सबसे ज्यादा होता है वह डोमिनेंट स्पीसीज कहलाता है, और उसके इस फिनोमिना को हम डोमिनेंस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ा अच्छे दो एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर देखिए, आप इसको पहले समझे। यहां पर ए प्लांट है, ए, बी प्लांट है, सी प्लांट है और एक्स नाम का प्लांट है। आपको सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? आप कहेंगे सर एक्स की तो बाढ़ आ रखी है, फ्लडेड है, तो सबसे ज्यादा एक्स है। एक्स अकेला एक्स ही नहीं है, वहां पर ए और बी भी है, सी भी है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट कौन है? एक्स। सो एक्स इज अ डोमिनेंट स्पीसीज इन दैट कम्युनिटी। तो बोला ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी। इसके दो एग्जांपल हैं। पाइनस स्पीसीज इन द हिमालय, हिमालय में, चाहे आप ईस्टर्न हिमालय में चले जाओ, सिक्किम की साइड में, अरुणाचल प्रदेश की साइड में, चाहे वेस्टर्न हिमालय में चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपको सबसे ज्यादा जो पेड़ मिलेगा, वहां पर ट्री मिलेगा, वह है पाइनस। पाइनस आपका वेलकम करता हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन हिमालय में पाइनस के अलावा, वहां पर बता दूं मैं आपको, कुछ एरिया में ओक ट्री भी है, देवदार भी है, स्प्रूस भी है, वॉलनट भी है, और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन? पाइनस। सो पाइनस डोमिनेंट, तो इसी के नाम पर कम्युनिटी का नाम पड़ जाएगा पाइनस कम्युनिटी इन द हिमालयन रीजन। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है प्रोसोपिस। राजस्थान के जोधपुर एरिया में, अरावली हिल्स वाले एरिया में आप जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्लांट बहुत ज्यादा मिलेगा जिसको प्रोसोपिस कहते हैं। अब राजस्थान वालों के यदि मैं इसका कॉमन नेम बता दूं तो एकदम समझ जाएंगे। खेजड़ी कहते हैं इसे, खेजड़ी। खेजड़ी कहते हैं, फैबेसी फैमिली का मेंबर है, सबसे ज्यादा मिलता है, बहुत भरा हुआ मिलता है। ये फैबेसी फैमिली का मेंबर है। इस पर फ्रूट जो आता है, पोड, जिसे सांगरी कहते हैं, पिकल की फॉर्म में, सब्जी में की फॉर्म में खाया जाता है। और अरावली एरिया में ये काफी ज्यादा मिलता है, प्रोसोपिस खेजड़ी इन अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स में बबूल के पेड़ भी मिलते हैं, कैक्टस भी मिलता है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? प्रोसोपिस। इसके अलावा आप तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने लिखा नहीं है लेकिन आप नोट रख कर लें। सुंदरी ट्री इन सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बंगाल में, इसीलिए उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं कि वहां पर एक सुंदरी ट्री, मैंग्रोव्स प्लांट डोमिनेंट स्पीसीज की फॉर्म में मिलता है। तो ये दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर, तीसरा स्ट्रैटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी के अंदर डोमिनेंस के बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है।
स्ट्रैटिफिकेशन का जो मीनिंग है वो होता है स्ट्रेटा या लेयरिंग। हम स्ट्रेटा और लेयरिंग को देखते हैं किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट। यह स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट हम स्टडी करेंगे एक डीप लेक के अंदर, गहरी लेक के अंदर, और दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे फॉरेस्ट के अंदर। तो दो अपने स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर पॉइंट्स आएंगे, स्ट्रैटिफिकेशन इन डीप लेक एंड स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब यह है स्ट्रेटा या लेयरिंग, एक गहरी लेक के अंदर, डीप लेक के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट सन, तो उसके अंदर 3 आपको जोन बनते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक में देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट स्ट्रेटा और लेयर डेवलप इन अ डीप लेक। देयर आर 3 स्ट्रेटा, 3 लेयर, one is littoral zone, second is limnatic zone and third is profundal zone। पहले तो आपको ये 3 स्ट्रेटा याद रखने हैं, बल्कि इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें लेक में ढूंढते हैं कि एक डीप लेक के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये स्ट्रेटा, ये जोन कहाँ बनते दिखाई देंगे। आपके सामने एक डीप लेक है, इस डीप लेक के चारों ओर ये जंगल है, फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल पार्ट, उसके बाद में दलदली एरिया जैसे एंटर करेंगे आप, और फिर उसके बाद में पूरी प्रॉपर लेक है। तो लेक की शुरुआत यहीं से हो जाती है। देखिए किसी लेक के ऊपर, गहरी लेक पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें 3 जोन, 3 स्ट्रेटा डेवलप हो जाते हैं। एक स्ट्रेटा जो लेक के किनारे वाला होता है, बिल्कुल किनारे वाला, ये दलदली मार्शी एरिया जहां पर एम्फीबियस प्लांट ग्रो करते हैं, इसे कहते हैं हम लिटोरल जोन। प्रॉपर लाइट आती है वहां पर अच्छी खासी, मार्शी और एम्फीबियस प्लांट ग्रो करते हैं क्योंकि दलदली एरिया है। दूसरा सेंटर वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर में रहता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, जहाँ पर ढेर सारे फाइटोप्लैंक्टन्स जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं लेक के वो प्रेजेंट रहते हैं, उसको कहते हैं हम लिम्नेटिक जोन। तो याद रखिए सेंटर वाले को क्या कहते हैं? लिम्नेटिक जोन। किनारे वाले को क्या कहते हैं? लिटोरल जोन। और जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती वो जोन जो बिल्कुल परपेचुअली डार्क होता है, बिल्कुल अंधकार होता है, डार्क होता है, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, उसे कहते हैं प्रोफंडल जोन। यही वजह है कि लिखा है डीप लेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीप लेक। देखिए शैलो लेक के अंदर जोन तो दिखाई देंगे लेकिन 3 नहीं, वहां पर केवल मात्र 2 जोन दिखाई देंगे। शैलो लेक मतलब कम गहरी लेक में जब लाइट पड़ेगी तो लाइट गहराई तक, बॉटम तक पहुंचकर पूरे के पूरे जोन को लिम्नेटिक जोन बना देगी। शैलो लेक के अंदर आपको कम गहरे पानी की जो लेक होती है वहां पर आपको प्रोफंडल जोन नहीं मिलेगा। इसलिए यदि लेक के अंदर आपको तीनों जोन स्टडी करने हैं तो लेक का डीप होना जरूरी है। तो ये गहराई में यहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर होते नहीं है क्योंकि जब लाइट नहीं है तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होते। यहाँ पर डेड बॉडी पर फीड करने वाले हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। प्रोफंडल जोन में हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं जिन्हें बेंथिक एनिमल्स या बेंथोज कहा जाता है। ये हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई, क्रैब्स, क्रस्टेशियंस, स्नेल एंड मोलस्क होते हैं। इनको हम बेंथिक एनिमल्स या बेंथोज कहते हैं। देखिए ऊपर फाइटोप्लैंक्टन, फिश, प्लांट जो भी है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी नीचे बॉटम में बेंथिक जोन में सेटल हो जाती है। इसको बेंथिक जोन भी कहते हैं। सो बेंथिक जोन किसका पार्ट है? प्रोफंडल जोन का पार्ट है। अब देखिए लाइट के बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। लिटोरल जोन में लाइट आती है, लिम्नेटिक जोन में भी लाइट आती है। तो लिटोरल और लिम्नेटिक दोनों को कलेक्टिवली यूफोटिक जोन या लाइट वाले जोन कहा जाता है। जबकि प्रोफंडल जोन में लाइट नहीं आती, एब्सेंस ऑफ लाइट, अफोटिक जोन, एब्सेंस ऑफ लाइट। देखिए जहां पर सन से जब लाइट आई और जहां पर लाइट खत्म हो जाती है कंप्लीट, बस हल्की फुल्की, तो एक तरीके से लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन में जो बाउंड्री बनाता है, जो बॉर्डर बनाता है, उसे कंपनसेशन जोन कहते हैं।
कंपनसेशन जोन को डिस्फोटिक जोन भी कहा जाता है। यहां पर हल्की फुल्की लाइट और डार्क दोनों मिलते हैं, इसको डिस्फोटिक, मतलब ये समझे आप जैसे दिन निकला हुआ है, दिन डे टाइम, तो क्या है लिम्नेटिक जोन, रात हो जाती है तो प्रोफंडल जोन, लेकिन शाम का जो टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो है कंपनसेशन जोन। मतलब पूरी तरीके से दिन भी नहीं निकला है और पूरी तरीके से इस टाइम पर रात भी नहीं है, तो कंपनसेशन जोन जहां पर लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल को जो है बाउंड्री बनाती है कंपनसेशन जोन कहते हैं। तो ये तीनों जोन आपको क्लियर कट याद होने चाहिए। इन जोन के अंदर एक खास इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, इन तीनों जोन में हम P/R रेशो कैलकुलेट करते हैं। P/R, P मतलब फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, R मतलब रेस्पिरेशन बाय माइक्रोब्स। याद रखें रेस्पिरेशन बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स रेस्पिरेशन कब करेंगे? जब डेड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। इसे R का वैल्यू वहां पर ज्यादा होगा जहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। चलिए तीनों जोन में P/R रेशो कैलकुलेट करते हैं, खुद ही बताइए, इसलिए मैंने नहीं लिखा, अब यहां पर लिख देते हैं। ये है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा या कम? तो आप कहेंगे ज्यादा, तो P का वैल्यू लिम्नेटिक जोन में ज्यादा, R का कम। R है लेकिन कम है, क्यों? क्योंकि यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती होगी तो उस पर डिकम्पोजिशन होता होगा, लेकिन तो डेड बॉडी तो नीचे बैठ जाती है प्रोफंडल में, तो P ज्यादा होगा, R कम, या आप कह सकते हैं P/R इज ग्रेटर देन 1। P/R एक से ज्यादा मिलेगा लिम्नेटिक जोन में। अब बात करते हैं लिटोरल। लिटोरल में लाइट है तो P भी होगा, लेकिन जो डेड पार्ट है ना, डेड, वो यहीं पर रहता है, यहीं पर, वो नीचे नहीं जाता है, तो डिकम्पोजिशन भी अच्छा खासा हाई है, इसलिए P/R मिलता है। यहां पर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं P/R इजकल टू 1। P/R 1 होता है। तो लिटोरल जोन में याद रखिए, देखिए सिंपल है भाई, लिम्नेटिक जोन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा, R कम, क्यों? क्योंकि डेड वहां पर टिकता ही नहीं है, नीचे चला जाता है प्रोफंडल में। यहां पर P ज्यादा, R भी ज्यादा, क्योंकि जो डेड होता है वो वहीं पर टिका रहता है। ये मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, ये लेक का किनारे वाला एरिया है। प्रोफंडल आप कहेंगे P तो यहाँ कम है, ना के समान है, और R ज्यादा है, सब डिकम्पोजिशन ही हो रहा है माइक्रोब से, तो यहां पर आप कहेंगे, यहां पर लिख देते हैं, चलिए इसमें P इज लेस देन R, या आप कह सकते हैं P/R इज लेस देन 1। तो इस तरीके से P/R रेशो आपको ध्यान रखना है। कंपनसेशन जोन के अंदर P/R होता है, ध्यान रखें। सिंपल क्यों है P/R? देखिए ये ऊपर वाला एरिया कौन सा है? लिम्नेटिक जोन। नीचे वाला एरिया कौन सा है? प्रोफंडल जोन। लिम्नेटिक जोन में P क्या है? ज्यादा, R क्या है? कम। जैसे जैसे नीचे की ओर होते जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? कम, तो P क्या होता जाएगा? कम कम कम। एक टाइम में P इतना कम होगा कि वो R के बराबर हो जाएगा, और जब वो P/R के बराबर होगा तो समझे वो कंपनसेशन जोन है, और उससे कम हो गया तो R ज्यादा और P कम, तो क्या आ जाएगा? प्रोफंडल जोन। तो कुछ ऐसा है, P ज्यादा R कम, लिम्नेटिक जोन, P/R कंपनसेशन जोन, P लेस R ज्यादा, प्रोफंडल जोन। तो ये तीनों जोन के नाम याद रखने हैं, कौन सा कहां पर लोकेटेड है ये ध्यान रखना है, P/R रेशो ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज स्ट्रैटिफिकेशन कम्युनिटी का एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है, स्ट्रक्चरल दिखाई देने वाला कैरेक्टर है, और स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट होता है। याद रखें लाइट के बेसिस पर जो है यहां पर आपने पढ़ा है 3 जोन। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मॉड्यूल के अंदर बिगनर बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन भी है।
ये टेरेस्ट्रियल बताइए कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, पानी के अंदर भी तो यहाँ पर दलदल एरिया है, पूरा पानी थोड़ा ही है। और एक्वेटिक जोन कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का ये वाला जो जोन है जहाँ पर पानी भी है और लैंड भी है, ट्रांजिशन जोन या कहीं दो कम्युनिटी का ओवरलैपिंग जोन, इसी को हम इकोटोन कहते हैं। किसी लेक के किनारे पर जहां पर आप गए और आपने कहा कि यह दलदल है, पानी भी है और मिट्टी भी है, लैंड भी है, इकोटोन है। रिवर का किनारे वाला पार्ट इकोटोन है। ओशियन का किनारे वाला पार्ट जहां पर लैंड, मतलब जहां एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल आपस में मिलते हैं, जहां पर दोनों होते हैं, पानी भी है और लैंड भी है, उनको इकोटोन कहते हैं। और इन एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि लैंड है, दलदल है, पूरा पानी नहीं है, तो लैंड वाले एनिमल्स भी आ जाते हैं और वाटर वाले भी एनिमल्स यहाँ रहते हैं। तो इकोटोन ट्रांजिशन जोन है। तो अच्छा बताइए, हम लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन में से किस जोन को आप इकोटोन के नाम से भी पुकार सकते हैं, उसे बोल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा, लिटोरल जोन। किनारे वाला जोन ही तो लिटोरल है, और लिटोरल जोन को आप इकोटोन भी कह सकते हैं। इकोटोन, लिटोरल जोन इज ऑल्सो नोन एज इकोटोन, दो कम्युनिटी का ओवरलैपिंग जोन। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखें, ये था स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक, और लेक कौन सी, डीप। स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन यदि फॉरेस्ट के अंदर देखना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर, या तो आप केरल चले जाएं या फिर आसाम चले जाएं। आसाम या केरल में, वहां पर क्या होता है आसाम और केरल में, देखिए ट्रॉपिकल एरिया में ढेर सारे प्लांट्स के सीड्स अपनी लाइट की नीड के बेसिस पर, अपनी लाइट की नीड के बेसिस पर अपने हाइट को अलग अलग करके रखते हैं। जैसे ये प्लांट है, सपोज करिए इसको लाइट की ज्यादा जरूरत थी तो ये ऊंचा बढ़ा, इसने साइड में ग्रो नहीं किया, इसने स्टेम को ऊपर लेकर गया, फिर अपना कैनोपी कवर बढ़ाया। इस वाले को इससे कम चाहिए थी तो इसने इससे छोटा रहा, इसको इससे कम चाहिए, इसको इससे कम और इसको सबसे कम, तो इसने कहा कि भाई लाइट वाले एरिया में रहते हैं लेकिन लाइट कम चाहिए, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नीचे ही ग्रो करते रहेंगे, हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट किसी डेंस फॉरेस्ट में डिफरेंट हाइट के पेड़ या ट्रीज आपको मिलेंगे। इसी को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं या वर्टिकल अरेंजमेंट भी बोला जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट एक तरीके से वर्टिकल अरेंजमेंट है, छोटे पेड़ उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। इन पेड़ों के, इन ट्रीज के नाम दिए हैं। जो वुडी प्लांट से जो बहुत ऊंचा है, जिसे लाइट ज्यादा चाहिए, ट्री, उससे छोटा श्रब्स, उससे छोटा अंडर श्रब्स, उससे छोटा हर्ब्स, और जो बिल्कुल सरफेस पर फैले हुए हैं और जिनको शैडो ज्यादा पसंद है, लाइट नाम मात्र की चाहिए, उनको सरफेस ड्वेलर्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये है स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, और ये एक तरीके वर्टिकल अरेंजमेंट है। अच्छा जरा सोचिए, एक हाइट ये हुई 1, एक हाइट ये हुई 2, एक हाइट ये 3, हाइट 4, एक हाइट 5, 5th है। कुल मिला के लगता नहीं आपको जैसे स्टोरीज बन जाती है, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टोरी, 5th स्टोरीज, मतलब ये फॉरेस्ट स्टोरीज में अरेंज है, इसलिए इनको मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब 2-3 पॉइंट यहां पर ऐसे बनते हैं, देखिए वर्टिकल अरेंजमेंट है, क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन यदि आपको देखना है तो कौन से फॉरेस्ट में मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, क्योंकि वहीं पर लाइट की ज्यादा मारामारी रहती है, तो इसे डिफरेंट हाइट फॉर्म कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट की फॉर्म में रहते हैं ये फॉरेस्ट। तो ये था स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट जो आपको ध्यान रखना है।